देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बज गए हैं और समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, आज एक नहीं 2 बड़ी खबरें हैं। दिन की सबसे बड़ी खबर अदानी समूह तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ शेयर बाजार में मची खलबली भी है। आज शेयर बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली। साल का सबसे खराब कारोबारी दिन था। 4 दिन से लगातार गिरावट, सबसे लंबी गिरावट हो गई बीते 5 महीनों की। और भी कुछ छुपा है बाजार की इस गिरावट में, उसको टटोलेंगे और अंशुमान जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका से लेकर भारत तक के बाजार बेचैन क्यों हो उठे। अदानी समूह से क्या बड़ी खबरें हैं, और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा है। सबसे पहले नजर डालिए आप इस ऑन द शो पे। शुरुआत करेंगे, गर्मी से बढ़ेगी महंगाई की आंच। जी हां, महंगाई के तार अब गर्मी से भी जुड़ने लगे हैं। क्यों, कैसे, ये आपको बताएंगे। क्यों सुस्त पड़ रही है आर्थिक विकास दर, गर्मी में बिजली संकट से निपटने की तैयारी में सरकार, क्या तैयारी चल रही है, कितनी पुख्ता ये तैयारियां हैं, ये जानेंगे। नहीं थम रही अदानी समूह की मुश्किलें, क्या है शेयर बाजार में बेचैनी की वजह। और चलते चलते झटपट में आप जानेंगे कि छोटे शहरों में मिल रही हैं मेट्रो से ज्यादा नौकरियां। क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा घटा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ये सब समझेंगे हम मनी सेंट्रल में। लेकिन आज मनी सेंट्रल की शुरुआत महंगाई मीटर के साथ। महंगाई से जुड़ी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़ी खबरें हैं, और हर ऐसी खबर जो आपकी थाली को सीधा प्रभावित करे। पहली खबर है गेहूं से जुड़ी। गेहूं को लेकर कई अनुमान हैं, गेहूं को लेकर कई खबरें हैं जो बाजार में गेहूं की महंगाई को लेकर समीकरणों को बना बिगाड़ रहे हैं। हुआ यह कि देश में लगातार दूसरे साल आशंका ऐसी बढ़ गई है कि गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है गर्मी की वजह से। खुद मौसम विभाग ने माना है कि फरवरी के दौरान प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं की उपज घट सकती है। आपको ध्यान होगा, मनी सेंट्रल में बीते 2-3 बार हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर तापमान बढ़ता है तो यील्ड पर इसका असर पड़ेगा, और यील्ड घटी तो महंगाई रोकने में सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा था? ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि पिछले साल भी फरवरी और मार्च में तापमान बढ़ने की वजह से उपज में गिरावट आई थी, और हमने देखा था उसके बाद गेहूं की महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने हाल में अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं बेचा, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट आई, और कीमतों को और कम किया जा सके इसके लिए सरकार फिर अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला कर चुकी है। देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां नई फसल की आवक भी शुरू हो गई है। नए गेहूं के लिए भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है, यह सरकार के लिए चुनौती है। सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य तय किया है वो 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया है 23-24 के लिए, और मंडियों में भाव अभी 2300-2400 के पास चल रहे हैं, यानी कि सरकार का जो रेट है उससे अभी 200-250 रुपये ऊपर चल रहे हैं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन सर, इस बीच ये जो नया चिंता आई है, नई चिंता आई है, नई आशंका आई, वो आई है तापमान को लेकर। क्या आकलन है, कितनी बड़ी चुनौती है? शुभम, इस मौसम में गर्मी की शुरुआत जल्दी हो गई है। ये चर्चा या ये इसकी संभावनाएं, इसके आंकड़े हमें 3-4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से मिलने लगे थे। मनी सेंट्रल में हम इस पर चर्चा भी करते रहे। फ़र्क केवल ये था कि इससे पहले जो प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज थी, स्काईमेट जैसी, वो ये कह रही थी कि फरवरी का तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका असर गेहूँ की उपज पर पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ की हार्वेस्टिंग सीजन है, उसकी कटाई बिल्कुल करीब है। सरकार का या भारत का जो मौसम विभाग है वो इस तथ्य से इनकार कर रहा था। उसका मानना था कि मौसम थोड़ा ऊपर नीचे होकर सेटल हो जाएगा। लेकिन अब भारत के मौसम विभाग ने भी अधिकृत रूप से कह दिया है कि फरवरी के इस स्पेल में या फरवरी के आधे हिस्से में अचानक तापमान में तेज बढ़ोतरी हुई है, और ये सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है। 15 डिग्री के आसपास का अगर औसत तापमान सामान्य रहे तो गेहूं की फसल के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की उपज या पैदावार घटने की संभावना दिखाई देती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य हैं रबी के मौसम में। उन चारों राज्यों में फरवरी में
पिछले साल जैसी ही गर्मी पड़ती दिखाई दे रही है। और इसने फिर एक बार गेहूं की आपूर्ति, उत्पादन, भंडारण, बाजार में कीमतें, इनका सबका जो पूरा बना बनाया संतुलन था उसको बिगाड़ दिया है। हमें याद होगा कि पिछले साल सरकार ने लक्ष्य रखा था 111.32 मिलियन टन के खरीद का, लेकिन उसके बाद भी वो उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन उत्पादन में बाद में कमी की गई, उसको 107.74 किया गया और सरकार को पिछले साल गेहूं की खरीद को लंबे समय तक चलाना भी पड़ा था। लंबे समय तक मंडियां खोलकर रखनी पड़ी थी, सरकारी खरीद केंद्र खुले थे, उसके बाद भी गेहूं का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इस साल का लक्ष्य भी उसी के आसपास है, पिछले साल के आसपास है। इस स्थिति में जबकि पिछले साल पूरे साल भारत में अनाजों की महंगाई, खासतौर पर व्हीट की महंगाई 10 से 25% के आसपास तक रही है भारत के खुदरा मूल्य सूचकांक पे। ऐसी परिस्थिति में मौसम इस साल सबसे बड़ा खलनायक बनकर आ रहा है। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि एल निनो की चर्चाएं भी चल रही हैं और ये लगातार दूसरा साल होगा जब हम गेहूं की फसल की कटाई से पहले तापमान बढ़ता देखेंगे। यानी क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती हम फसल पर असर होती देख रहे थे, जिसकी संभावनाएं आज से 7-8 साल पहले जाहिर की जा रही थी, वो अब बढ़ती दिख रही है, भारत के फसल के चक्र पर को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब महंगाई की अगली खबर। आने वाले दिनों में महंगाई की चुनौती और बढ़ सकती है, क्योंकि लागत बढ़ने की वजह से बढ़ी दूध की कीमतों ने अब दूध से बने उत्पाद भी महंगे कर दिए हैं। दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे घी, दही, मक्खन, पाउडर दूध, आइसक्रीम, बेबी फूड सब महंगे हो गए हैं। सर, दूध की महंगाई कम होती क्यों नहीं दिख रही है? अब दूध की महंगाई पिछले साल से हम लगातार देख रहे हैं। पिछले साल भी फॉडर की, चारे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। एक हिस्सा दूध के उत्पादन का जो पशु थे और जो प्रमुख रूप से जो दुधारू पशु थे उनमें लंपी स्किन बीमारी के कारण प्रभावित हुआ। और इसके बाद पूरे पिछले साल दूध और दूध से बने उत्पादों की महंगाई में एक किस्म की अंतर्धारणा, मजबूत अंतर्धारणा बन गई महंगाई को लेकर जिसका असर हमें दूध की कीमतों पर दिखाई दिया। अगर आप अगस्त 2022 से जनवरी 2022 के बीच में देखें तो घी जो एक महत्वपूर्ण उत्पाद है उसकी महंगाई की दर 8% से बढ़ते बढ़ते 18% पर आ गई। आइसक्रीम की महंगाई 10 से 11% के आसपास है। बेबी फूड की महंगाई 7% से बढ़ते बढ़ते 11% के आसपास पहुंच गई है। दही की महंगाई 6% से बढ़कर 9% हो गई है। दूध की महंगाई 6% से 9% के आसपास पहुंच चुकी है। मक्खन और मिल्क पाउडर की महंगाई में भी इसी तरीके की बढ़ोतरी हुई है। भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में शुभम मिल्क की बास्केट में इतनी लंबी और इतनी निरंतर चलने वाली महंगाई कभी नहीं देखी गई, जो हमने अगस्त पिछले साल से लगातार देखी है। और अब कंपनियां इस बात की संकेत दे रही हैं, जो प्रमुख डेयरी हैं जिनसे कि दूध की आपूर्ति होती है, दूध के उत्पादों की आपूर्ति होती, वो लगातार इस बात के संकेत दे रही हैं कि एक तो फॉडर की कीमतों में दबाव बना हुआ है, चारा महंगा हो रहा है, और दूसरा फिर वही बात जो पिछली खबर से हमारी बात जुड़ती है कि गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में चारे की और ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में अगर थोड़ी सी भी कमी आती है तो पशुओं के चारे की कीमतें भी प्रभावित होती, क्योंकि चारे का एक हिस्सा वहाँ से निकल कर आता है और गर्मी में दूध के उत्पादन में वैसे भी सामान्य रूप से कमी दिखाई देती है। तो यानी दूध और गेहूँ, इन दोनों के लिए ये मौसम चुनौती बन रहा है और दूध की कीमतों में महंगाई जारी रहने की संभावना है। इस बात की संभावना है कि भारत की जो खाद्य इन्फ्लेशन है, जो खुदरा महंगाई है, उसमें दूध और दूध के उत्पादों की महंगाई दोहरे अंकों से नीचे आने की उम्मीद नहीं दिखती है। चलिए, महंगाई मीटर में अगली खबर भी महंगाई से जुड़ी है, जो है जिसका रिश्ता भी, जिसका नाता भी गर्मी से है। दरअसल अगर आप इस गर्मी में कूलर, एसी, फ्रिज ये सब खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने भी उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है, जिस वजह से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों के दाम बढ़ने की आशंका है। अगले 1 से 2 महीने के दौरान कई कंज्यूमर गुड्स के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। सर, कितनी बढ़ोतरी की संभावना है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? दोनों चीजें एक साथ कीमतों में बढ़ोतरी दिखा रही हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी कंपनियां। हम एफएमसीजी को लेते हैं, प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां जैसे डाबर, जैसे नेस्ले, जैसे ब्रिटेनिया, इन सब कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं और नतीजे आने के साथ ही इन्वेस्टर्स के साथ अपनी कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और जिसमें आने का अगली तिमाही का और अगले साल का आउटलुक देती हैं। उन आउटलुक्स में से जो
एक धारणा या एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि ये सारी कंपनियां 5 से 10% तक कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकती हैं। और उनका तर्क ये है कि बिस्किट बनाने वाली, खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को गेहूं की महंगाई बुरी तरह परेशान कर रही है। 25% की इन्फ्लेशन गेहूं में है। स्पाइसेस की महंगाई इन्हें परेशान कर रही है। इसके अलावा जो कच्चा माल महंगा हुआ है वो अलग से है। तो एक राउंड पैकेज्ड फूड में महंगाई का सामने दिखाई दे रहा है। ब्रिटानिया की तरफ से, डाबर की तरफ से, बाकी कई कंपनियों की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि जो पैक्ड फूड है उसकी की महंगाई होगी। और ये स्वाभाविक सी बात है शुभम। इसमें जब गेहूं की और दूध की और स्पाइसेस की महंगाई आती है तो पैकेज फूड में आकर वो दिखती ही है, सामने दिखाई देती। पर दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बिजली के सामान हैं, जो ब्राउन गुड्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो इनका गर्मियों में इस्तेमाल होता है, फ्रिज और पंखे, इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। एक तो गर्मी जल्दी आ जाने के कारण मांग जल्दी आ गई है बाजार में, वो भी बाजार में डिमांड सप्लाई मिसमैच को पैदा कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि मेटल्स की प्राइसेस बढ़ने के कारण, रुपए की कमजोरी के कारण, कंपोनेंट्स महंगे होने के कारण इस बार इस गर्मी में फ्रिज, कूलर, एसी की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी बाजार की तरफ से मिल रहे हैं। ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में इस साल अप्रत्याशित रूप से हमने कपड़ों की महंगाई भी देखी है, गारमेंट्स की टेक्सटाइल की महंगाई भी देखी, जो आमतौर पर भारत में नहीं देखी जाती। वहाँ भी दबाव बना हुआ है क्योंकि कपास का आयात बहुत तेज़ी से बढ़ा है आने वाले समय में और पिछले दिनों में, और कपास की कीमतें बढ़ने के कारण उसका असर हमें गारमेंट की इन्फ्लेशन पर भी दिखाई दे रहा है। कल हमने आपको बताई थी स्वास्थ्य की महंगाई आ रही है, जांच महंगी हो सकती है, पैथोलॉजी कंपनियां तैयारी कर रही हैं। आज दूध की महंगाई आपने देखी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की महंगाई देखी, और गेहूं की महंगाई भी अभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो ये महंगाई का जो पूरा चक्र है ये जल्दी थमने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी गर्मी से जुड़ी है। गर्मी में बिजली की किल्लत ना हो, बिजली की मांग की बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयले से बिजली बनाने वाले सभी पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन का निर्देश दिया है। यह निर्देश 16 मार्च से 15 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान देश में बिजली की मांग बढ़ जाती है। इससे पहले इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को भी सरकार ने इस तरीके का निर्देश दिया था। पावर प्लांट्स के ऊपर कोयला कंपनियों का बकाया कर्ज बढ़ता जा रहा है, यह भी खबर आई। जनवरी अंत तक पावर प्लांट्स का कोयला कंपनियों पर बकाया करीब 20,491 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, बिजली की मांग की क्या परिस्थिति बनती देख रहे हैं आप, कितनी बढ़ सकती है? 230 गीगावाट के आसपास की मांग का आकलन इस साल किया गया है। पिछले साल की परिस्थिति अगर आप याद करें तो लगभग यही समय था जनवरी फरवरी का, जब कोयले की कीमत कोयले की कीमत बढ़ने के और कोयले की कमी के पहले संकेत मिलना शुरू हुए थे। और उसके बाद काफ़ी अफरा तफरी मची थी। सरकार ने कोयले का आयात खोला था और कोयले के आयात के बाद थोड़ी बहुत आपूर्ति नॉर्मल हो पाई थी। हम लगभग उसी परिस्थिति में आज भी, इस साल भी जाते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का जो नेशनल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, उसमें एक प्रावधान है जिसके तहत वो बिजली उत्पादक कंपनियों को अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कह सकती है। ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है। उसका इस्तेमाल अब भारत में दोनों तरह के बिजली घरों के साथ किया जा रहा है, घरेलू कोयले पर चलने वाले और आयातित कोयले पर चलने वाले। और इनसे कहा गया है कि ये अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करें ताकि बिजली की कमी ना हो। सरकार को लग रहा है कि कोयले की आपूर्ति कमज़ोर होने के कारण और गर्मियाँ ज़्यादा होने के कारण इस बार पावर की डिमांड सामान्य वर्षों से ज़्यादा होगी, जिसी की हमने पिछले साल देखी थी। और इधर दबाव जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, उनके ऊपर अपनी दरें बढ़ाने को लेकर भी है, क्योंकि उनके बकाए जो कि बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया है उनके ऊपर, वो लगातार बढ़ रहा है। शुभना को 20,000 करोड़ का आंकड़ा बताया है। बिजली क्षेत्र में भी पिछले साल जैसी जद्दोजहद दिखाई दे रही है। कोयले की आपूर्ति को लेकर परिस्थिति क्या होगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू होगी हमें पता चलना शुरू होगा कि किस बिजली घर के पास कितने दिनों का कोयला स्टॉक बचा हुआ है, और वहां से ये तय होगा कि भारत में ये गर्मियां बिजली की आपूर्ति के हिसाब से कैसे बीतने वाली हैं। पिछली बार मार्च आते आते तक भारत के कई सारे बिजली घरों के पास क्रिटिकल लेवल तक कोयले का भंडार कम हो गया था, ये आपको याद होगा। दिसंबर तिमाही के लिए सरकार की तरफ से जीडीपी ग्रोथ के आधिकारिक आंकड़े जारी होने से पहले एजेंसियों ने अपने ग्रोथ अनुमान जारी करना शुरू किए हैं। मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 4.6% रह सकती है। एसबीआई का यह अनुमान रिजर्व बैंक के अनुमान से बेहतर है। रिजर्व बैंक का अनुमान 4.4% का था, लेकिन इंडिया रेटिंग के अनुमान 5% से कम है। सरकार की तरफ से 28 फरवरी को दिसंबर तिमाही का ग्रोथ अनुमान जारी होगा। उधर रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भी ग्रोथ अनुमान जारी किया और अनुमान 5.9% रहने की उम्मीद
लगाई है। सर, पहला सवाल तीसरी तिमाही पर, जो तिमाही गुजर गई जिसके आंकड़े 28 को आने हैं, क्यों वहां लगातार अनुमान गिरते जा रहे हैं आर्थिक विकास दर के? ढेर सारे आंकड़े हैं हमारे पास, पिछली तिमाही, अगली तिमाही, आने वाली तिमाही, अगला साल, बहुत सारे आंकड़े हैं। और क्योंकि जीडीपी के आंकड़े हमें थोड़ा विलंब से मिलते हैं तो साल खत्म होने जा रहा है, तो अब तीसरी तिमाही के, यानी साल की तीसरी तिमाही के आंकड़े हमारे सामने हैं। इससे पहले जो दूसरी तिमाही थी साल की, उसमें भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% रही थी। वहाँ से तेज गिरावट तीसरी तिमाही की आर्थिक विकास दर में दिखाई दे रही है। 3 अलग अलग आकलन हैं, कुछ आकलन 4.4% के हैं जो आरबीआई ने दिए हैं, और कुछ आकलन 5.1% के हैं। पर यह बात स्पष्ट है कि जो भारत की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना बनती दिख रही थी, वो इस तिमाही में आकर और गहराएगी। यानी अगर औसत माने तो जो पिछली तिमाही है जो हम पार करके आए हैं, वह उसमें भारत की आर्थिक विकास दर 5% के आसपास या 5% से नीचे रह सकती है। ये एक तिमाही में हाल फिलहाल में काफ़ी तेज गिरावट होगी तिमाही आधार पर विकास दर में। एसबीआई रिसर्च का जो आकलन आया है, वो उस आकलन के आधार पर एसबीआई रिसर्च अपने हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स के आधार पर उनका एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके आधार पर वो आकलन करते हैं। उस आकलन में प्रमुख तौर पर वो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ों का आधार बनाते हैं, जिनके आधार पर कंपनियों के ऑर्डर बुक को समझने की कोशिश की जाती है, उनके निवेश की योजनाओं को समझने की कोशिश की जाती, बाजार में मांग को देखने की कोशिश की जाती, और उस आधार पर 4.6% की आर्थिक विकास दर तीसरी तिमाही के दौरान आकलन किया गया है। इसके बाद अगले साल की परिस्थितियों को देखें, और आरबीआई ये कह चुका था कि ये साल 2022-23 का साल बाद की 2 तिमाहियों में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। यानी इसके बाद जो अगली तिमाही होगी उसमें आर्थिक विकास दर में और कमजोरी या इसी के आसपास की कमज़ोर विकास दर रहने की संभावना है। और इससे अगले साल का जो 2024 के साल का जो बेस है, जिसका आधार है, वो तैयार हो रहा है। और इसलिए आपको याद होगा कि जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो सरकार ने माना था कि अगले साल यानी अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल में न्यूनतम स्तर पर रहने वाली है। सर, अब ये तो बात हो गई तीसरी तिमाही की। अगर हम मौजूदा तिमाही की बात करें, इस साल की चौथी तिमाही की या अगले वित्त वर्ष की बात करें, तो अनुमान कैसे? दोनों परिस्थितियों में चौथी तिमाही में रिजर्व बैंक के आकलन है, बाकी एजेंसियों के आकलन भी यही कि चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर में और ज़्यादा गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि अब एक ढलान दिखाई दे रही है। अगले साल के आकलन तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि आज इंडिया रेटिंग्स का आकलन अगले साल 5% का 5.1% के आसपास का आया। यानी क्या अगला साल जो कि 2023-24 का साल होगा, क्या वो अगला साल भारत में 6% से भी नीचे आर्थिक विकास दर का होगा? ये बड़ी दुविधा और बड़ा सवाल है। और अगर अगले साल की आर्थिक विकास दर 6% से भी नीचे रह जाती है तो इसका असर हमें सरकार के राजस्व पर, नौकरियों पर काफ़ी जगह दिखाई देगा। यहाँ एक और बड़ा कैविएट और एक और बड़ी चुनौती है, एक और ग्रे एरिया दिखाई दे रहा, वो मौसम को लेकर है, जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि एल नीनो का खतरा या मानसून पर असर या खरीफ की फसल को लेकर होने वाली संभावनाएं या गेहूं के उत्पादन में गर्मी बढ़ने के कारण गिरावट की आशंकाएं, इन्हें अभी अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें शामिल करने के बाद अगले साल की तस्वीर थोड़ी और चुनौतीपूर्ण होती दिखाई देती है। चलिए, अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए सेबी बड़े कदम उठाने जा रहा है। और ये एक सीरीज है पूरी, सेबी के जो अलग अलग प्रस्ताव आ रहे हैं, अलग अलग कंसल्टेशन पेपर आ रहे हैं, जिसमें पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से बोर्ड के कामकाज को, निवेशकों के हितों को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को सुधारा जा सके। और इसको आप अदानी समूह के जो घटनाक्रम है पूरा, इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि इस समय प्रस्ताव आने का जो पूरा संदर्भ है वो अदानी समूह में मची खलबली है। मंगलवार को इस बाबत सेबी ने सुधारों का प्रस्ताव दिया। इन सुधारों में निवेशकों को ज्यादा ताकत देने और बोर्ड के कामकाज को दुरुस्त करने से जुड़े कई प्रस्ताव जुड़े हैं। सर, क्या क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? शुभम, ये आप ये कहेंगे कि देर आया तो दुरुस्त तो है नहीं, लेकिन सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों को लेकर धीमे धीमे सजग होने लगी है, और ये भारत के लिए, निवेशकों के लिए, कंपनियों में पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। पहली बार लंबे समय के बाद कंपनियों के बोर्ड्स के भीतर, जो कि काफ़ी सैक्रोसेंट और ताकतवर हिस्से माने जाते हैं, जहाँ नियामक आमतौर पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, वहाँ बड़े बदलावों की तैयारी सेबी ने की। और सेबी ने 3 महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया, और जो शायद लागू किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े सुधारों के क्रम में
पहला सुधार है जो सेबी ने प्रपोज किया है वो ये है कि अब कंपनी के एमडी और सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर्स यानी पूर्णकालिक निदेशक भी अगर नियमों का, पारदर्शिता का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, सेबी के नियमों का पालन करते हुए नहीं पाए गए तो उन्हें डिस्क्लोजर नाम्स जो सेबी रखता है आपको सूचनाएं देने के, पारदर्शिता के, वो नहीं पाए गए तो उनके डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। ये बड़ा सुधार है और इससे बोर्ड्स में खलबली मचने की संभावना है। अभी तक ये प्रावधान केवल प्रमोटर्स के लिए था, यानी जो बाहर से आने वाले डायरेक्टर्स होते थे, एमडी सीईओ होते थे, जो प्रोफेशनल्स होते थे आमतौर पर एक कहा जाता था, उन्हें इस कंप्लायंस वाली सख्ती से बाहर रखा जाता था। तो यानी अब आने वाले समय में कंपनियों में जो भी बड़े अधिकारी हैं, बोर्ड के लेवल के, एमडी सीईओ लेवल के, उनके डीमैट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे अगर वो सेबी के कंप्लायंस नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार सेबी ने किया है कि अब किसी भी स्थिति में परमानेंट डायरेक्टर जैसी कोई सीट नहीं होगी और यहाँ पे भी बोर्ड्स में काफ़ी कामकाज चलता था उसमें, जिसमें कि प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स अपने हिसाब से लोगों को पूरे जीवन के लिए निदेशक बना देते थे, परमानेंट डायरेक्टर्स बना देते थे। ये प्रक्रिया भी सेबी बंद करने जा रहा है। परमानेंट डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, यह बड़ा सुधार है। और तीसरा महत्वपूर्ण सुधार इसी से जुड़ा हुआ है कि सेबी ने कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को हर 5 साल पर शेयर होल्डर से अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करके लंबे समय तक बोर्ड में नहीं रखा जा सकता। शेयर होल्डर्स की ताकत इसमें बढ़ी है। शेयर होल्डर से डिसाइड करेंगे, भूमिका तय करेंगे कि उस डायरेक्टर की, उस निदेशक की कंपनी में क्या भूमिका थी और उसे अप्रूव कराना पड़ेगा। ये 3 सुधार ऐसे हैं जो खासतौर से, क्योंकि सेबी लिस्टेड कंपनियों को, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को का रेगुलेटर है, तो इन कंपनियों में जो बदलाव हैं उनकी दृष्टि से दिखाई देंगे। अब जैसा शुभम ने कहा, इसे अडानी समूह से इसके तार कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसे जोड़ सकते हैं कि अडानी समूह की कंपनी से के परिवार के एक सदस्य जो पहले कंपनी के निदेशक मंडल का हिस्सा थे और वो आज, जिनके बारे में उनके भाई को लेकर, विनोद अडानी को लेकर अलग अलग खबरें हैं या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी कंपनियाँ जो विदेश में उसको संचालित कर रहे हैं। इस तरीके की चुनौतियाँ तब आती हैं जब निदेशकों को बदलने, उनको बनाए रखने, उनको लेकर नियम पारदर्शी नहीं होते हैं। और तो सेबी शायद अब ये जो ढीले पेंच हैं इनको कसने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिन की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। अदानी समूह की कंपनियों में बिकवाली का, गिरावट का एक और नया दिन। आज अदानी ग्रुप की सभी 10 कंपनियों में गिरावट देखने को मिली और गिरावट थोड़ी बहुत नहीं, गहरी गिरावट थी, तीखी गिरावट थी, गहरा गाढ़ा लाल रंग दिखा। कंपनियों में 10 कंपनियों में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज में थी, करीब 11% की, 10.86%। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 0.8% नीचे, अदानी पावर 5%, अदानी टोटल 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5% और अदानी विलमेर 5%, 4 लोअर सर्किट। अंबुजा सीमेंट 5% नीचे, एसीसी 4% नीचे, एनडीटीवी 4% नीचे। ग्रुप से जुड़ी 10 कंपनियां, 10 के 10 में 5% या इससे ज्यादा की गिरावट। यह दिखाता है एक तो बाजार का मूड खराब, ऊपर से अदानी समूह में खबरें खराब, जिसकी वजह से बिकवाली थम नहीं रही। हर अगला दिन नए बिकवाल खड़े हैं, हाथों में ढेर सारे शेयर लिए खड़े हैं। बुधवार को ग्रुप की अधिकतर कंपनियों का, जैसे मैंने आपको हाल बताया, 4 से ज्यादा कंपनियों में लोअर सर्किट लगा और गिरावट सब में 5% से ज्यादा की गई। अदानी समूह की तरफ से जैसा हम लगातार कवरेज में आपको बता रहे हैं, अब 2 तरीके की खबरें आ रही हैं। एक खबर आ रही है कि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को रोक रही है, उन पर अंकुश लगा रही है, उनको रिव्यू पर डाल रही है, और दूसरी अपने ऊपर आने वाली जो देनदारियां हैं, जिनकी मैच्योरिटी की डेट्स आ गई हैं, उनको उतार रही है। आज अदानी ग्रुप से जुड़ी 4 बड़ी खबरें हैं, चारों अहम खबरें हैं। पहली खबर ये कि ग्रुप का पूरा फोकस अब कर्ज लौटाने पर है। मंगलवार को अदानी ग्रुप के CFO ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज गुजरात के मुंद्रा में कोयले से पीवीसी तैयार करने वाली योजना को फिलहाल के लिए रिव्यू पर डाल रही है। ये बड़ी खबर थी। मुंद्रा प्रोजेक्ट अदानी समूह के बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है और अब इसको भी रिव्यू पर डाल दिया गया, यानी कि एक और कुर्बानी, एक और परियोजना जिससे पैर पीछे खींचे जा रहे हैं। इसके पहले अदानी एंटरप्राइजेज पहले भी साफ कर चुका था, एक बार फिर कहा कि नई सड़क परियोजनाओं के लिए बोली नहीं लगाई जाएगी। सड़क नहीं बनाएंगे, पावर प्लांट नहीं खरीदेंगे, पीटीसी में बोली नहीं लगाएंगे, और आज बोल दिया कि मुंद्रा का भी जो प्रोजेक्ट है उसको भी रिव्यू पर डालेंगे।
कंपनी जो चारों तरफ से आगे बढ़ रही थी अब सिकुड़ने लगी है। इसके बाद जो आज इस सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि सेबी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों को दिए लोन की रेटिंग पर रेटिंग एजेंसियों से जानकारी मांगी है कि भाई जरा जानकारी तो दीजिए कि जब ये लोन लेने जा रहे थे और आपसे रेटिंग कराने आ रहे थे तो क्या जानकारी आपके साथ साझा की गई थी, क्या कहा गया था और आपने रेटिंग किस बिना पर दी थी। ये एक और बड़ी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर यह थी कि अदानी ग्रुप की ESG रेटिंग को लेकर बाजार में खलबली मची। क्या मची खलबली, क्या थी वजह, वो आपको बताएंगे। और एक चौथी बड़ी खबर यह थी कि म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ और SBI म्यूचुअल फंड को 1500 करोड़ रुपए अदानी फर्म्स ने पे कर दिए। कॉमर्शियल पेपर थे, बॉन्ड्स थे, डेट आ गई, मैच्योरिटी थी, उससे कुछ पहले या डेट पर कर दिया। ये पूरा प्रयास इस बात का है, जब आप प्रीपेमेंट सुने, जब आप ये सुने कि समय पर अदानी, अब आप सोचिए ना इतना बड़ा ग्रुप जिसके ऊपर 2-3 लाख करोड़ का कर्ज है, अगर वो 1500 करोड़ का भी पेमेंट करता है तो कंपनी बता रही है इसलिए कि किसी तरह आपका भरोसा लौटे निवेशकों का। लेकिन शेयर की कीमत देखकर लग रहा है कि भरोसा कहीं दूर तक लौटता फिलहाल नहीं दिख रहा है। चलिए अब इन चारों बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। पहली खबर सर, ESG का मसला क्या है? शुभम, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो भरोसा लौटने वाली, जो हम लगातार मनी सेंट्रल में अपनी इतने दिनों की अडानी समूह की विस्तृत कवरेज में आपको बता रहे हैं कि अडानी समूह की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अगर मैं स्ट्रेटजी या डिप्लोमेसी की भाषा का प्रयोग करूं तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसी कोशिशें की जा रही हैं उनका कोई असर बाजार पर नहीं दिख रहा है। आज बाजार में बेचैनी और घबराहट की स्थिति ये थी कि शुरुआती में समय में अडानी का एंटरप्राइजेस का स्टॉक 10% से ज़्यादा टूट गया और लगातार तेज में गिरावट दिखाई दी अडानी समूह के वैल्यूएशन को लेकर और अडानी समूह में होने वाले नुकसान को लेकर। ESG को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है। ESG रेटिंग पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ESG रेटिंग खासतौर से भारत में तो नहीं लेकिन विदेश के निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रेटिंग होती है। ESG का मतलब है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग। ये रेटिंग उन कंपनियों को दी जाती है जो पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में काम करती हैं। क्या उनके कदमों से पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, वो अपने सामाजिक दायित्वों को निभा रही हैं कि नहीं निभा रही हैं, और उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्तर कैसा है। और इन तीनों मामलों में अडानी समूह के साख पर और अडानी समूह के कामकाज पर सवाल पहले से भी उठते रहे हैं। आपने हाल में भी देखा होगा कि ESG रेटिंग का रिव्यू S&P ने भी किया था। इसी चर्चा थी कि भारत में भी भारत के जो सूचकांक हैं वो भी ESG रेटिंग को लेकर रिव्यू कर रहे हैं। और इसी का नतीजा था कि अडानी समूह में कुछ बड़ी कंपनियों ने, बड़े फंड्स ने एक मुश्त बड़ी बिकवाली की। नॉर्वे का एक पेंशन फंड है KLP, उसने अपनी पूरी हाल की होल्डिंग अडानी समूह में बेच दी। बाजार में ये माना जा रहा है कि अडानी ग्रीन्स को लेकर सबसे ज़्यादा दबाव है। ये माना जा रहा है कि चर्चाओं में कि अडानी ग्रीन्स ने अपने कुछ निवेश को ऑस्ट्रेलिया की जो केमिकल माइन है उसमें निवेश किया है, जो ESG नियमों को लेकर या ESG के जो पैमाने हैं उनको लेकर सवालों के घेरे में आया है। तो अडानी समूह में अडानी ग्रीन खास तौर पर सबसे ज़्यादा फोकस में है। पर्यावरण संबंधी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी और सामाजिक दायित्व संबंधी रेटिंग को लेकर, साख को लेकर। और इसलिए हमने ये जो सेंटिमेंट का असर था इस कंपनी पर तो देखा ही, बाकी भी ग्रुप की सारी कंपनियों पर दिखाई दिया। तो ये तो किस्सा हुआ ESG रेटिंग का। आगे सर, मुंद्रा प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इसको रिव्यू पर क्यों डाल दिया? ये चीज़ मुंद्रा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई खबर बाजार के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। और जैसा हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि अडानी समूह के पास अपनी परियोजनाओं को सीमित करने, रोकने, बंद करने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेज ने एक कोल टू पॉलीविनाइल प्लांट लगाने की योजना बनाई थी मुंद्रा में, गुजरात में, जिसको कि पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लांट है, PVC प्लांट इसको कहा जाता है। अब ग्रुप ने ये कहा है कि वो इसको किसी की समीक्षा कर रहा है और इसमें निवेश नहीं करेगा। यानी ग्रुप के पास फंड्स की कमी अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। शुरुआती 1-2 परियोजनाएं बंद होने तक, सीमित होने तक तो ऐसा लगता था कि ये मैनेजमेंट की कोशिश है, लेकिन अब हर रोज आपको ये सुनाई पड़ रहा है कि कंपनी अपनी किसी प्रोग्राम से अपने किसी कार्यक्रम से हाथ पीछे खींच रही है। तो फंड्स का चैलेंज दिखाई दे रहा है। और चैलेंज क्यों आ रहा है शुभम? क्योंकि इन परियोजनाओं को, ज़्यादातर परियोजनाएं कर्ज पर आधारित थी और अब नया कर्ज मिलना तो लगभग असंभव है। पुराने जो मौजूदा कर्ज है उसकी चुकौती ही सही समय पर हो जाए, उसका भुगतान ही सही समय पर हो जाए, उसकी कोशिश, उसकी जद्दोजहद चल रही है। और इसीलिए आपको शुभम ने बताया कि म्यूचुअल फंड से के जो कमर्शियल पेपर्स में निवेश थे उनको अडानी समूह ने वापस किया। तो अब ये एक और जो बना हुआ जो विस्तार योजना का हिस्सा था वो वापस ले लिया गया। पावर सेक्टर से 2 बड़े फैसले आ चुके हैं। DB पावर का अधिग्रहण
छोड़ दिया और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी खरीदने की भूमिका का अभियान जो था या जो उसकी कोशिश थी उसे भी वापस ले लिया गया और सड़क परियोजनाओं में नया निवेश नहीं किया जाएगा। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अडानी समूह ने फिर से उसको कह दिया है कि सड़क परियोजनाओं में नया निवेश नहीं किया जाएगा। तो जो प्रमुख क्षेत्र है वहाँ से पीछे खिसकना शुरू हो गया और ये एक किस्म का विशेष साइकिल भी होता है। जब कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं में, भविष्य की योजनाओं में निवेश कम करती है तो भले ही उसे तात्कालिक तौर पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर देखा जाए, लेकिन बाजार उसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर नहीं देख रहा है। उसको लग रहा है कि भविष्य की संभावनाएं, भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं, मुनाफे की संभावनाएं इससे कमतर होती चली जाती हैं। सर, अगली बड़ी खबर, सेबी रेटिंग एजेंसियों से क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर बाजार में आज काफ़ी सनसनी दिखाई दी थी। हम शुरुआत से आपसे कह रहे हैं कि सेबी ने भी अब वो उसी तरफ देखना शुरू कर दिया। बाजार की गिरावट तो सेबी, रेगुलेटर, अडानी और तमाम तरीके की कोशिशों के बाद भी रुकती नहीं दिख रही। अडानी के स्टॉक्स में लगातार गिरावट बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई है उसे रुकती नहीं दिख रही। सेबी ने अडानी कंपनियों से लोन्स, उनके जो कर्ज और जो सिक्योरिटीज़ के बदले यानी शेयरों के बदले लिए गए लोन हैं उनके बारे में जानकारी मांगी है रेटिंग एजेंसियों से। रेटिंग एजेंसियों से क्यों ऐसा पूछा गया? रेटिंग एजेंसियों से पूछा गया है कि जब वो साख दे रहे थे तो क्या उन्हें पता था कि अडानी समूह की क्षमता कर चुकाने की है कि नहीं है। और अब मौजूदा परिस्थिति में खास तौर पर लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज को लेकर सवाल है। हमने विस्तार से आपको कल लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज के बारे में बताया था कि अडानी शेयरों की कीमत जितनी तेजी से गिर रही है उसके बाद शेयरों के बदले कर्ज देने वाले बैंकरों के बीच में जबरदस्त बेचैनी है, जबरदस्त घबराहट है। जैसे एक दिन में अगर 10% स्टॉक टूट जाएगा तो जो उसकी एसेट वैल्यू है वही कम होती चली जा रही है। तो जो लोकल, जो स्थानीय लोन है, विदेशी लोन नहीं, सेबी ने कहा है कि जो स्थानीय लोन है और सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट दिए गए लोन है, रेटिंग कंपनियों से उसका हिसाब मांगा गया है। हिसाब रेटिंग कंपनियां सेबी को बताएंगी और उनसे जानने की कोशिश की गई है कि कितना टोटल आउटस्टैंडिंग कर्ज है, आउटलुक क्या है और क्या कंपनी रेटिंग को लेकर, कंपनी साख को लेकर और कंपनी इन्हें वापस करने को लेकर कितनी आश्वस्त है। ध्यान रखना जरूरी, ये सब होने के बाद भी भारत में अभी किसी रेटिंग एजेंसी ने अडानी समूह की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। अडानी समूह की साख में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। लेकिन सेबी के इस फैसले के बाद रेटिंग एजेंसियों को शायद इस बात का जवाब जरूर देना होगा। एक किस्म की पड़ताल है, जिस पड़ताल में उन्हें बताना पड़ेगा कि अडानी समूह के पास कर्ज चुकाने की क्षमताएं कितनी है, कब तक है, क्या अडानी समूह के कैश फ्लो और बाकी चीज़ें इस स्थिति में है कि वो कर्ज चुका सके। हालांकि समूह बराबर ये कह रहा है कि वो कर्ज चुकाने के लायक संसाधनों से लैस है और अपनी तरफ से अभी तक जो कर्ज की देनदारियां आ रही उन्हें समय पर चुकाकर बाजार को समझाने की या बाजार को शांत करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन कर्ज को लेकर अब नियामक ने भी अपनी पड़ताल अडानी समूह के साथ शुरू कर दी है और यही शायद वो वजह थी कि बाजार में आज काफ़ी बेचैनी थी। बिल्कुल, और बाजार में बेचैनी कितनी गहरी थी ये आपको बताएं उससे पहले देखिए अडानी समूह पर जो जो चीज़ें हम लोगों ने लगातार आपको बताई वो सब दिखने। कल हमने बोला था एक और कुर्बानी, आज देखिए एक कुर्बानी और आ गई। मुंद्रा प्रोजेक्ट भी अब रिव्यू पर चला गया। अब तो सवाल यहाँ आ गया है कि ग्रुप के पास बचेगा क्या क्या। जब इस तूफान से ग्रुप निकलेगा तो क्या वाकई वो अडानी ग्रुप बचेगा जो अडानी ग्रुप अब से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले या 24 जनवरी से पहले 23 जनवरी को था। ये देखना होगा कि ग्रुप कितना अपने को बचा पाता है, क्योंकि अब बात सर्वाइवल तक की आ गई है ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार अगर आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट रोकते जा रहे हैं और कर्ज पे कर्ज उतारते जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो ग्रोथ है उसके अनुमान तो घटने ही लगेंगे। अब बात शेयर बाजार में बेचैनी की। अडानी समूह में तो बेचैनी थी ही थी, गिरावट थी ही थी, लगातार जारी थी, लेकिन इसके साथ साथ शेयर बाजार, ओवरऑल बाजार भी बहुत बेचैन दिखा, खलबली दिखी। कल शुरुआत हुई अमेरिका से। अमेरिका में कल डाउ जोन्स तेजी से गिरा, 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। कल आपको याद होगा मनी सेंटर में हमने जाते जाते बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से हवा मिलने की कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं और उसकी वजह से बाजार में खलबली मच सकती है। कल अमेरिका गिरा, आज दिन में यूरोप गिरा, एशिया के बाजार में भी लाल गहरा निशान दिखा। भारतीय शेयर बाजार का क्या हाल था पहले आपको ये बताते हैं। तो प्रमुख सूचकांक दोनों नीचे थे, 1.5%। अब देखिए लाल कितना गहरा था। उसके बाद आइए आप मेन इंडेक्स से सेक्टर्स पर आइए। आज भारतीय शेयर बाजार में एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो हरे निशान में था। बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक, निजी बैंक और रियलिटी, सारे के सारे सेक्टर्स लाल निशान में। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल में, उसके बाद रियलिटी में, बैंकों में और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में।
ये हो गई सेक्टर्स की बात। अब आइए स्टॉक्स पे। स्टॉक्स का हाल ये था कि निफ्टी में 50 शेयर हैं, उनमें से 48 लाल निशान में थे, केवल 2 शेयर ऐसे थे जो जैसे तैसे अपने को हरे निशान में रख पाए, आईटीसी और बजाज ऑटो। आईटीसी 0.5% ऊपर, बजाज ऑटो 0.25% ऊपर। टॉप लूजर में 5 शेयरों में 2 अदानी के थे, अदानी एंटरप्राइजेस 11% नीचे, अदानी पोर्ट 7-7.25% नीचे। इसके अलावा ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और जीएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर थे आज बाजार के। एक और आंकड़ा जो आपको जान लेना जरूरी है, जब बाजार में बेचैनी होती है, ये बेचैनी कितनी तीखी है, आगे आने वाले दिनों में कितनी उथल पुथल रह सकती है, इसको आंका जाता है विक्स इंडेक्स से। इंडिया विक्स आज 11% चढ़ गया। 11% विक्स का उछाल बताता है कि बाजार में बेचैनी, बाजार में खलबली, बाजार में उठा पटक की जो आशंकाएं हैं वो गहरी हो रही हैं। सर, बाजार में अचानक इतनी बड़ी बिकवाली पिछले 3 दिन से चल रही थी, लेकिन आज एकाएक गहरा गई, ऐसा क्या हुआ? अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, ट्रेडर के तौर पर निवेश कर रहे हैं, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए। पर अगर आप ट्रेडर के तौर पर निवेश कर रहे हैं तो बाजार में इस समय बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में कई सारी, भारतीय शेयर बाजार में कई सारी ऐसी एक साथ फोर्सेस काम कर रही हैं जो बाजार के मिजाज को बुरी तरह हिलाए हुए हैं। अडानी के शेयरों में गिरावट और अडानी की तरफ से बाजार के सेंटिमेंट में को खराब करने वाली गतिविधियां तो लगातार चली रही हैं। अडानी की समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, पर 2 बड़े घटनाक्रम कल हमारे सामने हुए जिनका संकेत हमने कल आपको दिया था। पहला घटनाक्रम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका की तरफ के राष्ट्रपति की यात्रा और फिर रूस के राष्ट्रपति का जवाब, ये एक घटनाक्रम था। पर इस घटनाक्रम से ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि अमेरिका के शेयर बाजार को के निवेशकों को थोड़े देर के बाद ये समझ में आया कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ने का एक और दौर शुरू हो सकता है। बल्कि कहा जा रहा है कि बॉन्ड बाजार के निवेशक जो बात पहले पढ़ चुके थे, शेयर बाजार के निवेशकों ने, शेयर बाजार के विशेषज्ञों ने उसे देर में पढ़ा या उन्होंने शेयर बाजार के निवेशकों ने उसे इग्नोर किया या उसकी अनदेखी की। और जब बाजार को ये समझ में आया कि इस साल अमेरिका में ही 25-25 बेसिस पॉइंट की कम से कम 3 बढ़ोतरी हो सकती हैं, तो बाजार का मिजाज, अमेरिका के बाजार का मिजाज बिल्कुल हिल गया। 700 पॉइंट के आसपास डाउ टूटा और उसके बाद फिर पूरे दुनिया के बाजारों में अगले दिन गिरावट आई। इस गिरावट को और ज़्यादा बढ़ाया, इसे और ज़्यादा पेचीदा किया युद्ध की बढ़ती संभावनाओं के कारण और यूरोप में बढ़ते हुए तनाव के कारण, खासतौर से चीन, अमेरिका और रूस को लेकर, चीन और रूस की नज़दीकी के कारण, बढ़ते तनाव के कारण। तो दोहरी मुसीबत, दोहरी चुनौतियाँ बाजार के अंदर थी। ये वही बाजार है जो जनवरी में मान रहा था कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर गया, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कम होगी, महंगाई जा रही थी। भारत के तो आरबीआई रिजर्व गवर्नर ने भी कहा था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म हो रहा है। ये माना जा रहा था कि अब धीमे धीमे चीज़ें सामान्य स्थिति के तौर पर आएंगी और ये पलट गई। भारत के बाजार की दृष्टि से ये घटनाक्रम और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि भारत में जो मैक्रो पिक्चर इस साल के लिए अगले 12 महीनों की दिखाई दे रही है, उसमें बहुत सारी फिसलन भरी राहें हैं, बहुत सारे रोड़े हैं, जिनके कारण आपको, चाहे आप मानसून की परिस्थिति को लेकर संभावनाएं देख लीजिए, बढ़ते तापमान की चुनौती देख लीजिए, अडानी समूह से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ना होने को देख लीजिए, या भारत में जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन को देख लीजिए। और इसलिए शुभम ने आपको जो बताया है कि इंडिया विक्स 11% बढ़ा है, इसी तरफ संकेत करता है कि बाजार में अब कोई स्थिरता का ट्रिगर नहीं है। बाजार में कोई ऐसी स्थिरता नहीं है जिसके आधार पर ये कह सके कि एक दिशा में बाजार कम से कम गति करेगा। और ये वोलेटाइल बाजार खतरनाक होने जा रहा है। और कल से परसों तक बाजार में कुछ और घटनाक्रम यदि अमेरिका से आते हैं ऐसा, और अमेरिका से इस बात के स्पष्ट संकेत आते हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी तो बाजार का मिजाज और ज़्यादा खराब रह सकता है। एक और मिजाज को ख़राब करने वाली चीज़ भारतीय बाजारों के वो महंगाई है। महंगाई वापस लौटी है, कई तरह से लौटी है, इसका असर भी हमें बाजार के सेंटीमेंट पर दिखाई दिया। बिल्कुल, तो इंडेक्स लाल, सारे सेक्टर्स लाल, शेयर्स लाल और विक्स में उछाल, ये सब कुछ बता रहा है कि बाजार में अभी बेचैनी रहने वाली है। खबरें कुछ और भी हैं, बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। देश में आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है और घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन में ग्रोथ नहीं हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जनवरी के दौरान देश में खपत हुए कुल कच्चे तेल में 87% तेल आयात हुआ, सिर्फ 13% कच्चा तेल घरेलू स्तर पर निकाला जा सका। अप्रैल से जनवरी के दौरान देश में 19.24 करोड़ टन
तेल का इंपोर्ट हुआ है, जो वित्त वर्ष 21-22 में इस दौरान हुए इंपोर्ट के मुकाबले 9.5% ज़्यादा है। पिछले साल आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता 85% हुआ करती थी। देश की बड़ी कंपनियां, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद भी आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। देश के छोटे शहरों में तो नौकरियां निकल रही हैं, लेकिन बड़े शहरों में रोजगार घट रहे हैं। जॉब पोर्टल्स और कंपनियों की तरफ से निकाली जाने वाली जॉब वैकेंसी पर हुए एक सर्वे में बताया गया कि जनवरी तक पिछले एक साल के दौरान देश में 9 बड़े शहरों में जॉब ओपनिंग 16% घटी है, जबकि इस दौरान छोटे शहरों में जॉब ओपनिंग 12% बढ़ी है। क्या ट्रेंड है ये समझेंगे। रूस पर नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंधों की कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को कई ऐसे प्रोडक्ट का निर्यात रोक दिया है जिनका इस्तेमाल रूस की सेना करती है, और यूक्रेन के साथ युद्ध में उन सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे प्रोडक्ट में लेज़र, सेंसर, डीजल इंजन, माइक्रो चिप, रेयर अर्थ मेटल शामिल हैं। ये निर्यात करीब $12 अरब का था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 1 साल हो चुका है, और यूरोप के देश रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध पहले भी लगा चुके हैं। ये नई किस्त है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? 2 खबरें महत्वपूर्ण है। भारत की कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता चुनौतीपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में की कच्चे तेल पर निर्भरता बढ़ने में भारत की तेल कंपनियों का, भारत के घरेलू तेल उत्पादन का सबसे बड़ा योगदान है। पिछले 2-3 साल से लगातार भारत की प्रमुख तेल कंपनियों का कच्चा तेल उत्पादन गिर रहा है, और तेज़ी से गिर रहा है। भारत में तो लक्ष्य ये था कि 2022 तक भारत आयातित तेल पर निर्भरता 80% से घटाकर 60% पर ले आएगा। गैस के आयात पर निर्भरता कम की जाएगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो चुका है। 87%, लगभग 90% के आसपास इम्पोर्टेड तेल पर निर्भर हो चुके हैं। तेल बाजार $80-85 के बीच घूम रहा है। बाजार में इस बात की संभावनाएं नहीं है कि कीमतें कम हों, यानी भारत के लिए निरंतर ये बोझ बड़ा होता जा रहा है। भारत की तेल इंडस्ट्री, भारत की तेल कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के मोर्चे पर कई तरह से असफल हो रही हैं। इस पर एक बार बात भी कर चुके हैं इकोनॉमिकम में विस्तार से कि भारत के तेल उद्योग को, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को आखिर हो क्या रहा है इसके भीतर। दूसरी महत्वपूर्ण खबर और दिलचस्प खबर आई जॉब बाजार से। जॉब मार्केट से खबर बताती है कि छोटे शहरों में में नौकरियां ज़्यादा निकल रही। एक संभावना ये बात की भी हो सकती है शुभम कि हाल फिलहाल में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम, जहां है आप वहां से काम करने की सुविधाएं दी हैं, और इसलिए बड़े शहरों के बजाय छोटे शहरों में लोग जहां मौजूद हैं वहां से वो वर्चुअल काम कर रहे हैं, और इसकी वजह भी हो सकती है कि छोटे शहरों में काम की मांग ज़्यादा निकल रही है, खासतौर पर IT इंडस्ट्री में। बिल्कुल, तो ये दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण आपके लिए भी। फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही, लेकिन कल मनी 9 में जो हेलो मनी 9 आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या आपने अभी तक अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू की? आप करना चाहते हैं? जो कर रखी है क्या वो दुरुस्त है? क्या आपको रिटायरमेंट पे जितने पैसे की ज़रूरत होगी आपकी प्लानिंग उस हिसाब से चल रही है? रिटायरमेंट से जुड़ा आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो कल हेलो मनी 9 में जुड़िए। हमारे जानकार विरल भट्ट आएंगे और आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करेंगे। 9311121874 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अपना सवाल भेजिए। कल लाइव कॉलर बनिए आप हमारे शो के, और अपना सवाल सीधे हमारे एक्सपर्ट विरल भट्ट से पूछिए, जो आपकी मदद करेंगे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में। पर्सनल फाइनेंस की सबसे अहम सीढ़ी रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के बाद आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। तो अगर कोई भी काम अब तक आपने अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही मौका है, और कल वो सही दिन है, सही एक्सपर्ट, सही प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ।